हे चैप्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि क्या भैया नीट 26 का पेपर भी नीट 25 के जैसा ही टफ आने वाला है, और अगर सेम लेवल का पेपर रहा तो क्या अगले साल भी कट ऑफ नीचे जाएगी जैसे इस साल गया था। और अगर ऐसा होने वाला है, टफ पेपर ही आने वाला है, तो हमें अपने प्रिपरेशन में क्या चेंजेस रखने चाहिए ताकि हम लोग नीट 26 में पैनिक ना करें जैसा कि हमने नीट 25 में किया था। ऑल्सो दूसरा बहुत ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल कि क्या भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बायो में अगले साल भी पूछे जाएंगे जैसा कि इस साल पूछा गया है, और अगर पूछा जाएगा तो हमें उसको टैकल करने के लिए अपने प्रिपरेशन लेवल में क्या चेंजेस रखने चाहिए। क्या हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने चाहिए, या फिर क्या माइंडसेट रहता है टॉपर का जिसके कारण वो अपने फाइनल अटेम्प्ट में पैनिक नहीं करता है। और इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नीट 26 का क्या टफनेस रह सकता है, और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ग्राफ बनाया है जो कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या टफनेस रहा है पेपर का, उसके बेसिस पे बनाया गया है। आपको पता है इस चैनल पे मैं कोई भी मन ग्रंथ कहानी नहीं सुनाता हूँ आपको कि यार मुझे लग रहा है ऐसा होगा, बट मैं ट्रेंड्स पे, एनालिसिस पे, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड बताया है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या टफनेस रह सकता है पेपर का। आपको इसमें दिख रहा है कि जो सबसे टफेस्ट पेपर इन लास्ट के 10 ईयर्स में पूछे गए हैं वो आपके दोनों एक्सट्रीम्स में आपको दिख रहे हैं। जो एक था 2016 का पेपर और दूसरा पेपर 2025 का था। अब दोनों का ही टफ होने का रीजन अलग है। 2016 टफ इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी। बट 25 को कंसेप्चुअली हार्ड बनाया गया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डाल के हार्ड बनाया गया था। और इसमें बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी देखने को नहीं मिले थे जितने 2016 में थे। इसके अलावा जो टफ पेपर पूछा गया था लास्ट 10 ईयर्स में वो था 2018 का पेपर। इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स आपके मॉडरेट टू टफ या फिर इजी साइड में थे। लाइक 2020 का पेपर इजी साइड में था, आपका 2019 का पेपर मॉडरेट टू टफ था, वहीं पे 2022 का पेपर 19 से इजी था बट स्टिल वो भी मॉडरेट टू टफ था। इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स आपके मॉडरेट टू इजी या फिर इजी लेवल पे थे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। वो ये है कि हर टफ पेपर के बाद एक डिप आया है, डिफिकल्टी लेवल में एक डिप आया है। मतलब कि 2016 के बाद जो 2017 का पेपर था वो 16 के कंपैरिजन में इजी था। ये नहीं कह रहा हूँ इजी था, वो 16 के कंपैरिजन में इजी पूछा गया था। सेम 2018 में जब टफ पेपर आया उसके बाद 2019 का पेपर हल्का सा इजी पूछा गया था 2018 के मुकाबले। ठीक है, सेम 2022 के बाद भी जो पेपर आया था 23 का वो भी 22 के मुकाबले इजी था। सेम इसी ट्रेंड को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आपको ये दिखेगा, आपको ये समझ में आएगा कि 2025 के बाद भी जो अगला पेपर होना चाहिए वो 25 से हल्का नीचे लेवल का ही होना चाहिए। बट आपको ये दिख रहा है कि 25 से 2018 का पेपर भी नीचे लेवल का था। मतलब कि 25 का लेवल गिरा के 26 में लोग कम कर सकते हैं, बट 2018 का लेवल तब भी मेंटेन किया जा सकता है। तो मतलब स्टिल जो पेपर होगा वो टफ होगा, टफेस्ट पेपर से कम करके टफ पेपर वो बना सकते हैं। इसका मतलब जो नीट 26 का पेपर है वो मॉडरेट टू टफ साइड ही लाई करना चाहिए। इजी पेपर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे के रखेगी अपने पेपर बनाने वाले टीचर्स को कि आपको जो टफनेस है वो मेंटेन करना है ताकि कट ऑफ जो है कंट्रोल्ड ही रहे। ऑल्सो सेम टफनेस तभी आ सकता है जैसा कि नीट 25 का था, अगर उनको सेम टफनेस ही रखना है तो उसके लिए एनटीए को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, तभी वो पेपर का लेवल मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज पेपर का लेवल नीचे आना ही आना है और मॉडरेट टू टफ पेपर रहने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है, बल्कि फिर भी ये स्पेकुलेशन है, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कि बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन है इस बारे में, कि उन्हें लगता है कि अगर मान लो सेम नीट 25 का लेवल रह गया अगले साल तो कट ऑफ जो इस साल आई है वैसे ही नीचे जाने वाली। ये भूल बिल्कुल भी मत करना, और ये चीज मत सोचना कि अगर सेम टफनेस रहता है तो उस अगले साल भी कट ऑफ कम जाएगा। इस साल कट ऑफ कम जाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि लोगों को आइडिया ही नहीं था। पहली बार 180 क्वेश्चन वाला पेपर आया था, लोग पैनिक कर गए। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उनके अगर 520 मार्क्स से 540 मार्क्स आते तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उनको पेपर में फील हो रहा था जब वो पेपर दे रहे थे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरे तो 540 मार्क्स से बन रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि बाकी लोग तो 600 प्लस स्कोर करेंगे इस पेपर में भी। लेकिन अगले साल सबको पता रहेगा कि अच्छा अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ नीचे जाती है, तो उस समय लोग पैनिक नहीं करेंगे। तो इस साल पैनिक करने के कारण जितने बच्चों का पेपर खराब हुआ, अगले साल वो जो नंबर है वो कम हो जाएगा। इसलिए कट ऑफ जो है अगले साल सेम तो नहीं जाएगा बल्कि बढ़ जाएगा। अगर सेम टफनेस भी रहता है तो भी कट ऑफ बढ़ेगा, और अगर टफनेस कम होगा तो भी कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता है कि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। एक वो रीजन है। प्रिपरेशन लेवल सबका बढ़ जाएगा। सब इस साल टफ पेपर की, टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ज्यादा रिविजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले साल कम हो गया था। टफ क्वेश्चंस करना ही छोड़ दिया था बच्चों ने। ऑल्सो इस बार बच्चे रेडी हैं कि अगर टफ पेपर आता है तो उन्हें कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कैसे उन्हें क्वेश्चंस को छोड़ना है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो करना है। तो इसके लिए बच्चे रेडी हैं। तो अगले साल अगर टफनेस सेम रहता है तब भी कट ऑफ आपका ऊपर ही जाएगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए जो भी आपका टारगेट स्कोर है वो आपको सोच के रखना है अपने दिमाग में। अब अच्छे प्रिपरेशन लेवल के लिए आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना होगा। फॉर एग्जांपल जो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा बायो वीक है, तो उन्हें मल्टीपल रिवीजन ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी पे ध्यान देना होगा। और इसके लिए वो सीएक मैम की बुक 360 एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर नीट यूजी
को यूज कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस पे और एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। इसमें आपको 6 लेवल के एक्सरसाइजेस मिल जाते हैं जो कि स्टार्ट होता है एनसीईआरटी बेस लेवल 1 से, फिर जाता है लेवल 2 पे, फिर आपको मिलते हैं एआर और मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस, फिर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं हॉट्स जो कि एडवांस क्वेश्चंस है और नीट 25 के लेवल के क्वेश्चंस है। तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करना सीखते हो कि कैसे मैं इजी लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाऊं, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर पाऊं, फिर टफ लेवल के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये आप सीख पाओगे इस बुक के हेल्प से। अच्छी बात यह है कि ये सारे एक्सरसाइजेस टॉपिक वाइज है, तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से तो उस टॉपिक का भी क्वेश्चन आके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है ताकि अगर आप कहीं पे मिस्टेक करते हो तो आप ये समझ पाओ कि आपने क्या गलती करी और आपको क्या सीखना था इससे। साथ ही रिवीजन के लिए आपको इसमें एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाते हैं जिसमें पीवाईक्यू को टैग कर दिया गया है, मतलब कि जिस भी लाइन से क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में उसको वहां पे हाईलाइट कर दिया गया है। ऑल्सो इसमें फास्ट रिवीजन के लिए आपको माइंड मैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस बुक से आप नीट में तो 360 आउट ऑफ 360 ला ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आप 11th में 12th में या फिर आप सीयूईटी के एग्जाम्स अगर दे रहे हो तो ये बुक उसके लिए भी यूजफुल है। अभी इस बुक पे 20 नवंबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है, इसलिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको चेकआउट कर लेना। चलो वीडियो में चलते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो भैया टफ पेपर ही आने वाला, ठीक है, आपने बोला मॉडरेट टू टफ आएगा, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन रखना है और क्या चेंजेस हमें करने हैं अपने प्रिपरेशन लेवल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, नीट 25 होने के बाद जिन्होंने एग्जाम दिया था या जिन्होंने सुना कि पेपर बहुत हार्ड आया था, उन्होंने अपने प्रिपरेशन में क्या क्या चेंजेस की। अगर आपका ये आंसर जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर था, 99% बच्चों ने सारा का सारा जोर इसमें लगा दिया कि हमें अच्छे टीचर से अच्छे लेक्चर देखने, हमें अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, जिसके लिए हमें अच्छे लेक्चर देखने और अच्छे टीचर्स को चूज करना है। उन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 महीने यही चूज करने में लगाए कि सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है इस फील्ड का, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाई लेवल क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भैया ये मॉड्यूल वॉड्यूल फेंको, मैं तो एचसी वर्मा सॉल्व करूंगा, मैं तो डीसी पांडे सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ अच्छी बुक सॉल्व करूंगा, बेसिक क्वेश्चन सबसे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ बच्चे सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गए और सिर्फ वो इसी टेंशन में है कि अगर मैं हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होने वाला। तीसरे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल्स भी करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, डीपीपी लगाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चीज जो किया जाना चाहिए वो कर रहे हैं। और चौथे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इसके साथ साथ रिवीजन पे भी काफी ज्यादा फोकस किया, मतलब हेल नंबर ऑफ रिवीजन पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं क्लास में उसको टाइम निकाल के रिवाइज करते जा रहे हैं। ये 4 चीजें की जा सकती थी नीट 25 के बाद। मैक्सिमम जो जनता है 90% 95% जो बच्चे हैं उन्होंने इन 2 चीजों पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। बल्कि अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो चीज आपको करनी चाहिए थी नीट 25 के बाद वो था आपका 3rd और 4th पॉइंट, आपको हाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए थे और हेल नंबर ऑफ रिवीजंस आपको करने चाहिए थे, मतलब आपको रिवीजन बढ़ाना था और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी थी टाइम बाउंड मैनर में। और ये जो मैं आपको अगले पेज में बताने वाला हूं ये बेसिस है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए उस एग्जाम में तो आपको ये 2 चीजें करनी होती है। क्यों करनी होती है उसका रीजन भी आपको इसमें दिख जाएगा। सबसे पहले आपको हेल नंबर ऑफ रिवीजंस करने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे नीट 25 के पेपर को तो बायो और केमिस्ट्री की जा सकती थी, वहां से अगर आप टाइम बचा लेते तो आप फिजिक्स में भी वो 20-25 क्वेश्चन जो किए जा सकते थे, जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड आए थे, थोड़ा सा आपको सोचना था आपका हो जाता वो क्वेश्चन, वो आप कर पाते। लेकिन मोस्टली बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचा, वो प्रेशर में ऑलरेडी आ चुके थे और फिर जो किए जाने वाले क्वेश्चन थे वो भी वो नहीं कर पाते। मतलब बायो केमिस्ट्री को अगर आप फास्ट सॉल्व कर लेते हो तो आप काफी ज्यादा टाइम फिजिक्स के लिए बचा पाओगे, फिजिकल के लिए बचा पाओगे और जो नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसके लिए टाइम बचा पाओगे। और इसमें आपको एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है हेल नंबर ऑफ रिवीजंस। अगर आप बहुत बार सेम चीज को करके गए हो, सेम बायो के चैप्टर को आपने बहुत बार किया है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, या आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार कहां से ये क्वेश्चन बना है। आप डायरेक्टली उस पेज पे लैंड करोगे, उस पैराग्राफ पे लैंड करोगे, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप आंसर टिक करोगे, आप आगे चले जाओगे। तो इसलिए हेल नंबर ऑफ रिवीजंस या बहुत ज्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने रिवीजन प्लान आपको दिया हुआ है, सिलेक्शन ऐप पे जाकर आप एक्सेस कर सकते हो और अभी से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। अब रिवीजन करके आप टाइम तो बचा लोगे। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है करनी कि भैया टाइम तो बचा लिया, मान लो हमने वो कंसेप्ट किया ही नहीं है जो पेपर में आया हुआ है, तो इसको करने के लिए आपको मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस को करने के लिए हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको हाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपको पीवाईक्यू भी लगाना है, मॉड्यूल भी लगाना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, टेस्ट भी देना है अच्छे से और डीपीपी को भी सॉल्व करना है। इससे आप ये समझते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब आपने रिवीजन करके टाइम बचाया और टाइम बचा के जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उसको कर पाया, ठीक है। इसलिए ये जो 2 चीजें हैं अगर आप इसको करते हो तो आप चाहे कैसा भी लेवल ऑफ पेपर है, इजी आए हार्ड आए, जो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन उस पेपर में किए जाने चाहिए सिलेक्शन के लिए वो आप कर पाओगे। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे और ये समझते हैं कि भैया अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए नीट 26 में तो हमें क्या करना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस आए। देखो पॉसिबिलिटी तो है, एनटीए चाहती है कि कट ऑफ नीचे है और उसको करने का ऑलमोस्ट एक ही तरीका होता है कि बच्चा स्कोर ना कर पाए। इवन जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी वो कंफ्यूज करे, वो है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन या थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन डाले जो कि हल्का तो रिलेटेड है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है आपके एनसीईआरटी से, बट स्टिल उसको प्योरली सिर्फ एनसीईआरटी के नॉलेज से सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। आपको वहां पे एनालाइज करने आना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, जैसा कि इस साल 2-3 क्वेश्चंस में था, ठीक है। तो पेपर में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्या चांसेस है भैया कि अगर हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ना करें तब भी हम लोग सिलेक्ट हो जाए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नीट 25 में 6 आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर हल्का सा भी वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 2N वाला जो क्वेश्चन था, टेपेटम वाला क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन, स्यूडोसिलोम वाला क्वेश्चन, फिग वाला क्वेश्चन और फेटर्नल टर्न वाला क्वेश्चन, मैं मान रहा हूं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था। ऑल्दो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे, लाइक 2N वाले क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली सोच सकते थे, टेपेटम वाले को भी आप कर सकते थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे,
फेटर्नल ट्विन वाले को मैं मानता हूं कि अगर आपने कहीं पढ़ा है तभी कर पाते, अदरवाइज आप नहीं कर पाते इसको। स्यूडोसिलोम को भी आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन से कर सकते थे, बट 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के आप बाकी सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी की अगर आपको अच्छे से नॉलेज, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आप कर सकते थे। स्टिल मैं मान रहा हूं कि 6 आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे थे जिसको छोड़ देते आप, ठीक है, आप सॉल्व नहीं करते, मतलब 6 4 जा 24 आपने टच ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को। अच्छा, तो इसके अगर आप ये करते पेपर में तो आप जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर एनसीईआरटी से डायरेक्टली ला पाते वो था 336 मार्क्स, और 336 मार्क्स इस साल 3500 स्टूडेंट्स के ही आए थे बस, ठीक है। मतलब कि जितना मार्क्स एनसीईआरटी से लाया जा सकता था उतने मार्क्स को स्कोर करने वाले बच्चे सिर्फ 3500 बच्चे थे, और इस पे आपको एम्स मिल जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा एक भी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने बताया उसमें से किसी एक को भी ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेते तो आप इससे ऊपर चले जाते, और ऐसा स्कोर करने वाले 340 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे ऑलमोस्ट 500 के ही आसपास थे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है तो इवन वो बच्चे जो उस साल एम्स जा रहे होंगे वो भी उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो प्राइम फोकस है, मेन फोकस है, वो अपने एनसीईआरटी को इतने अच्छे से समझने में जाना चाहिए कि उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं वो आप सारे सॉल्व करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप उस साल एम्स में लैंड करोगे, एटलीस्ट बायो तो आपको एम्स से दूर नहीं ले जाएगी, ठीक है। इसलिए आपका जो मेन फोकस है वो आपको ये रखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर मैं एनसीईआरटी से कैसे ला सकता हूं। अब इसको अचीव करने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, एनसीईआरटी हाईलाइट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। इसको सीखना है अगर आपको तो या तो आप विपिन सर के वन शॉट देखो, सर ने हाईलाइट कराया है, अच्छे से हाईलाइट कराया है, उसके बाद मैंने चीजें ऐड करी तो उसके लिए आप मेरी एनसीईआरटी टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, कुछ नोट्स भी है मेरे, कुछ एग्जाम्पल शीट्स भी है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीपल रीडिंग लगानी है, जिसके लिए आपको चाहिए रिविजन प्लानर। आपने आज पढ़ा उसके बाद आपको उसको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। रिविजन प्लानर सिलेक्शन ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करो और अच्छे से जैसे रिवाइज करने के लिए दिया उसमें अभी से रिविजन स्टार्ट करो। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपको लास्ट के 2 महीने के अंदर 10-15 बार रिवाइज करवा दूंगा बायो के एनसीईआरटी को, और आप फुल कॉन्फिडेंट होकर जाओगे। उसके बाद आपको एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, पेज को पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग गोल ये रखो कि मैं इस पैराग्राफ को बिना पेज को वापस खोले लाइन बाय लाइन रिकॉल कर पाऊं, ये आपको स्टार्टिंग गोल रखना है। उसके बाद उस गोल को बढ़ा के, उस टारगेट को बढ़ा के आपको रखना है कि मैं पूरे पेज को बिना एक बार भी एनसीईआरटी के उस पेज को देखे मैं रिकॉल कर पाऊं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था और किस सीक्वेंस में लिखा हुआ था, कि पहले कंसेप्ट था, फिर एग्जांपल था, फिर टेबल था, मैं एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस में उसको रिकॉल कर पाऊं, ये गोल रखना है। ये करने के बाद आपको अगला टारगेट रखना है कि अब मैं 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और पूरा चैप्टर रिकॉल कर पाऊं बिना एनसीईआरटी को एक बार भी खोले। अब जब आप ये करने लगोगे तो आपको एक्जैक्टली पता होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। जैसे मुझे एक्जैक्ट पता था कि अगर मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोल रहा हूं तो मुझे फंजाई रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल खोल रहा हूं तो मुझे लास्ट का कोफैक्टर वाला पैराग्राफ रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मैं इवोल्यूशन खोल रहा हूं तो मुझे उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन थोड़ा बहुत देखना है, उसके मैं ब्रेन कैपेसिटीज वगैरह भूल जा रहा हूँ, तो मेरे को एक्जैक्ट पता था। कैसे पता था? अगर मैं इवोल्यूशन खोल रहा हूँ तो मुझे हार्डी वेनबर्ग वाला जो पेज है वो रिवाइज करना है, और ह्यूमन इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत ब्रेन कैपेसिटीज वगैरह देख लेना है, उनके हैबिट्स देख लेनी है। तो ये मेरे को एक्जैक्ट पता था। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्टिवली रिकॉल करता था पूरे चैप्टर को बंद करके, तो मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें रिवाइज कर लेता था, रिकॉल कर लेता था, लेकिन इन जगहों पर मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता था। तो मेरे को समझ आता था कि अच्छा ये चीज़ें मैं एक्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं प्रेशर में रहूँगा एग्जाम टाइम में तो उस समय भी मेरे को ये दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसको बार बार रिवाइज करता था। ये फायदा होता है एक्टिव रिकॉल का और खुद से टाइम देकर रिवाइज करने का, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिले तो आप सीबीटीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको सिलेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ के बायो के क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कोई भी बच्चा 300+ स्कोर नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट वो पढ़ के आते हैं, 2-2 चैप्टर का टेस्ट है और फिर भी वो गलती करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है अगर आप बायो में जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर अचीव किया जा सकता है वो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।